हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल हैं आपके। आशा करते हैं सर ज़िंदगी बहुत अच्छी और प्यारी चल रही होगी। आज सर हम क्या करने जा रहे हैं सर, चैप्टर नंबर 5 के आईसीआई स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशन के रिविजन्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन जो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। रूपा लिमिटेड के बारे में बता रखा है, हैज़ एन EBIT ऑफ 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ का EBIT है। द कंपनी हैज़ ए 10% 20 लाख डिबेंचर। सर आपको क्या देखा है 10%। सर ये 10% क्या है सर, ये होता है सर आपका बेसिकली KD, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE आपको दे रखा है सर 16%। अब आपको क्या बोला गया सर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है एंड देन वैल्यू ऑफ फर्म। सर वैल्यू ऑफ फर्म के सर हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और इसमें है सर आपका ऐड कर दो क्या सर, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की अगर मैं बात करूँ तो 20 लाख रुपए हमें दे रखे हैं ऑलरेडी। 20 लाख हमें दे रखे हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करें तो सर ये कैसे आएगा सर, ये आएगा सर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या सर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखे सर, वो 16% दे रखा है। EBIT दे रखा है। EBIT से सर अगर हमें EA निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर, हम देखते हैं सर। हमें बचपन से पता है सर, EBIT में से अगर हम माइनस कर दें इंटरेस्ट तो सर हमारा क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से अगर हम टैक्स माइनस कर दें तो सर हमारा क्या आता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है। ठीक है। और यही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर सर ये आपका यहाँ जाएगा और 16% जो आपको दे रखा है वो यहाँ जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ आपका सर पॉइंट नंबर 1 तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सर सेकंड पॉइंट में सर क्या बोल रखा है सर, आपको बोल रखा है सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के सर दो फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला वाला नंबर 1 हम यहाँ पे देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 2 हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखेंगे। और दोनों के दोनों ही वैलिड है। आप किसी से भी करके आए, ICAI आपको मार्क्स देगा। इसलिए ICAI ने अपने इलस्ट्रेशन में उन दोनों फार्मूलों से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा सर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय KO कर दोगे तो सर आपका क्या आ जाएगा सर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं निकालना है, हमें निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर क्या करोगे, EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म। ओके। इससे सर आपका क्या आएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और दूसरा फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, KE इंटू में वेट ऑफ इक्विटी प्लस में KD इंटू में वेट ऑफ डेट। सर आप कोई भी फॉर्मूला लगाएं आपको पूरे के पूरे 100% मार्क्स मिलेंगे, कोई भी डिडक्शंस नहीं होगी अनलेस कि आप कोई कैलकुलेशन की एरर या गलती नहीं करते। चलो इसका एक आंसर देख लेते हैं कि क्या है आंसर। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय KE। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का सर आप ऐसे एक छोटा सा एक वर्किंग करके आएंगे। ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, EBIT लिखेंगे 5 लाख, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इसमें दिखाएंगे 20 लाख का सर हमने 10% निकाला है जो कि 2 लाख होता है। उसके बाद सर आपका आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 3 लाख, क्योंकि टैक्स आपको नहीं दे रखा तो डायरेक्टली आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की अगर हम बात करें तो वो आता है EA डिवाइडेड बाय KE। तो 3 लाख को डिवाइड करेंगे 16% तो आपका आंसर आ जाएगा 18,75,000। यहीं पे आपका आंसर जो है पॉइंट नंबर 1 का पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। उसके अलावा पॉइंट नंबर 1 में एक दूसरी चीज़ बोला था, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। अब इसको अगर प्रेजेंट करना होगा एग्जाम में तो सीधा आप लिख कर आए, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन था 20 लाख और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,75,000 अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा है। दोनों को ऐड करेंगे तो 38,75,000 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जैसे मैंने बताया था मेथड 1 से अभी निकाला हुआ, मेथड 2 हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखेंगे। मेथड 1 क्या बोलता है, EBIT अपन वैल्यू ऑफ फर्म अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका सर क्या आएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। EBIT 5 लाख दे रखा था, 38,75,000 अभी हमने वैल्यू ऑफ फर्म निकाला है ऊपर, इंटू में 100 करेंगे और ऑब्वियसली हमारा जो आंसर आएगा 12.90 आएगा और बहुत ज़्यादा ईजी होगा। इसी के साथ आप पास होने के और करीब हो जाते हैं। इंदिरा लिमिटेड इलस्ट्रेशन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, बट हम क्यों देख रहे हैं, ताकि आप देख सकें इलस्ट्रेशन नंबर मेथड नंबर 2 को कैसे हमें एग्जाम में प्रेजेंट करना है और आप आराम से पास हो सकें बिल्कुल इसी प्यारी स्माइल के साथ। इंदिरा लिमिटेड हैज़ एन EBIT ऑफ 1 लाख। सर EBIT आपको दे दिया है 1 लाख रुपये। द कंपनी मेक्स यूज़ द बोथ डेब्ट एंड इक्विटी, दोनों यूज़ करते हैं, मतलब जो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अगर फाइनेंस हुआ है वो दोनों तरीके से फाइनेंस हुआ है,
डेट भी ले रखा है, कैपिटल भी ले रखा है। द फर्म हैज अ 10% डिबेंचर ऑफ 5 लाख। 10% डिबेंचर बोला, इसका मतलब सर ये क्या बोला है सर? ये आपको कुछ नहीं सर, ये आपको दे रखा है केडी। मैंने क्या बोला सर? ये केडी दे रखा है, ये कुछ नहीं 5 लाख आपको क्या दे रखा है? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। एंड द फर्म्स इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, फर्म्स क्या बोला? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये सर आपको क्या दे रखा है सर? ये आपको दे रखा है सर केई। सर क्या दे रखा है सर? ये दे रखा है केई, ठीक है। अब आपको क्या बोल रखा है? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए अगेन क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। क्या मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आपको गिवन है क्वेश्चन में? हाँ हमें गिवन है सर, 5 लाख रुपीज़ हमें गिवन है। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सर हमें अभी निकालनी है, और उसको कैसे निकालोगे सर? वही हमेशा की तरह अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय के कर देंगे सर। हमारा क्या आ जाएगा? वहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो इस बार हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई में वेट ऑफ इक्विटी प्लस में कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ डेट कर देंगे, और आपका क्या आ जाएगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। चलो एक बार इसका आंसर देखते हैं, बहुत आसान जो आंसर है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालना है? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन है, 5 लाख रुपीज़। अब बात करते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकाल जाता है। यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए आपको क्या निकालना होगा? कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। EBIT दे रखा है 1 लाख, लेस करेंगे इंटरेस्ट 50,000 का, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा 50,000 का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर मैं बात करूँ सर वो 15% ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करें तो कैसे आएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 50,000 डिवाइडेड बाय 15% कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा सर? वो आ जाएगा 3,33,333, जो कि हमारा क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होगा, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की अगर मैं बात करूं तो वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 5 लाख रुपए। अगर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म की अगर मैं बात करूं तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,33,333, जो कि आपका फर्म का टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा। बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था। अब बात करते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मेथड 2 से। मेथड 2 बेसिकली क्या बोलता है कि सर जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसी के वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस करें कॉस्ट ऑफ डेट है उसको अपने ही वेट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे जो वेट ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो हमेशा याद रखना मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ फर्म होता है, और यहाँ पे वेट ऑफ डेट निकालेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। आई रिपीट, यहाँ पे मार्केट वैल्यू आती है, ना कि आपको फेस वैल्यू। आपको MCQ या किसी चीज़ में आपको कंफ्यूज करने के लिए शायद आपको फेस वैल्यू दे दें, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो। तो वेट ऑफ इक्विटी जब निकालते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेंगे डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ फर्म लेते हैं, एंड वेट ऑफ डेट निकालते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ डेट टोटल वैल्यू ऑफ फर्म लेते हैं, ठीक है। 15% इंटू में वेट ऑफ इक्विटी प्लस में 10% इंटू में वेट ऑफ डेट आप कर लेंगे, और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 12%। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, जो कि एक बेहतरीन इलस्ट्रेशन है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों को कंफ्यूज क्यों करा जब एग्ज़ाम में आया, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इलस्ट्रेशन। 8 मार्क्स के लिए पूछा गया और बच्चे कंफ्यूज हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। आपको क्या बोला है? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो निकालते हैं उसमें क्या होता है सर? जिसमें आपका WACC सबसे कम होता है। क्या होता है? WACC सबसे कम आता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब उसको कैसे निकालेंगे? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं KO सबसे कम होता है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें आपका KO या WACC जिसको आप बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो जो सबसे कम होगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। अब जो इसका निकालने का तरीका सर क्या क्या है? अब आपको इसको निकालना है तो आप क्या मेथड 2 लगाना होगा। मेथड 2 क्या बोलता है बेसिकली? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। KO निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? KE इंटू में वेट ऑफ इक्विटी प्लस में KD इंटू में वेट ऑफ डेट, ठीक है। क्या आपको KE दे रखा है क्वेश्चन में? के कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है, ये क्या है सर? ये गिवन है। क्या वेट ऑफ इक्विटी क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है? यहाँ पे वेट ऑफ इक्विटी नहीं है, यहाँ बोल रखा है डेट अपॉन में डेप्ट अपॉन इक्विटी, तो ये क्या दे रखा है? ये वेट ऑफ डेट दे रखा है। वेट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं? अभी हमने ऊपर देखा था कि डेट अपॉन में टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, और यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है? डेट अपॉन में डेट प्लस में इक्विटी, मतलब डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी क्या हो गया? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये क्या दे रखा है? वेट ऑफ डेट दे रखा है। हमें वेट ऑफ इक्विटी क्या होगा? निकालना होगा। ये क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना होगा। प्लस में कॉस्ट ऑफ डेट, क्या कॉस्ट ऑफ डेट हमें क्वेश्चन में गिवन है? कॉस्ट ऑफ डेट हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या है? गिवन है।
ठीक है। अब वेट ऑफ डेट क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ जी, हाँ जी दोस्तों, हमें क्वेश्चन में ये क्या है, गिवन है। तो अब हमें वेट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ इक्विटी निकालने का सर सबसे आसान तरीका क्या होता है सर? हमें पता है सभी का वेट का सम क्या होता है सर, 1 होता है। मैंने क्या बोला, सभी के वेट का सम क्या होता है, 1 होता है। वेट ऑफ इक्विटी प्लस में वेट ऑफ डेट करोगे तो इसका सम क्या होगा सर, 1 होगा। सर वेट ऑफ डेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो वेट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए क्या करोगे सर, 1 माइनस में वेट ऑफ इक्विटी कर दोगे, वेट ऑफ इक्विटी कर दोगे। अगर मेरे को वेट ऑफ इक्विटी निकालना है तो 1 माइनस में 0 करूंगा तो मेरा क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। 1 माइनस में 0.1 करूंगा तो मेरा आंसर 0.9 आएगा। 1 माइनस में 0.2 कितना आएगा, 0.8 आएगा। 1 माइनस 0.3 0.7 0.6 0.5 एंड 1 माइनस 0.6 0.4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। क्या अब इसको आप अपने फॉर्मूले में पुट कर लेंगे? जी हाँ सर, हम कर लेंगे। और ये सर पुट करने के बाद सर आपका क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा। कैलकुलेशन ऑफ KO की सर आप एक सिंपल शीट बनाएंगे, ठीक है। सिंपल शीट में आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे ऑप्शन लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई में वेट ऑफ इक्विटी प्लस में कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई में वेट ऑफ डेट इक्वल टू KO। KE हमें पता है सर 11% है। वेट ऑफ इक्विटी हमने अभी देखा कि 1 माइनस में वेट ऑफ डेट करते हैं। KD की बात करें तो गिवन है, वेट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका KO आ जाएगा। इसी तरीके से आपको 8 के 8 ऑप्शंस आप निकाल लोगे और जिसमें सबसे कम आएगा वो आपका क्या होगा, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे केस में सबसे कम आ रहा है 12.8 जो कि है ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी सेलेक्टेड बिकॉज इट हैज़ अ लोवेस्ट KO, ठीक है। तो हम क्या है, ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। आगे नीचे बढ़ो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसने बच्चों को 4 मार्क्स से हाथ धोने पे मजबूर कर दिया, जो कि काफ़ी आसान है। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से ये क्या हुआ, क्वेश्चन में बच्चों ने मार्क्स मतलब गवा दिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे सर, मैं जल्दी वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे को सर एक मोटिवेशन रहेगी। सर एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से विनती है आपके ही भाई की कि आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को प्यार बांटें। मतलब क्या बोलें उसको, मतलब एक होता है ना, सभी परेशान हैं, सभी अपने अपने बंद कमरे में पढ़ते रहते, क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे ना तो हम भी परेशान होते थे। क्या होता था कि हमें समझ नहीं आता था कभी कल कि हम लोगों को देखते रहते। सी इंटर में जनरली ये होता है कि आप कुछ दोस्त होते हैं वो आगे चले जाते हैं, आर्टिकलशिप में निकल जाते हैं, और कुछ दोस्त आज भी आपकी क्या है, पढ़ ही रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। कईयों का एक ग्रुप निकल जाता है तो कईयों का एक ग्रुप भी नहीं निकला होता है, और कई तो ऐसे होते हैं जो आर्टिकलशिप के मिड में पहुंच के CA फाइनल की क्लास ले रहे होते हैं। तो आप लोग बंद कमरे में होते हो और आप हंसना भूल जाते हैं, कई बार आप परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो कम से ना चेहरे पे स्माइल रखें, अपने दोस्तों से 2 मिनट बात कर लें, काफ़ी अच्छा फील होता है उनको भी। आप भी बात करें और खुशियाँ बांटें और ना प्यार से रहे, स्माइल करें और अच्छे से पढ़ें, रिलैक्स माइंड से पढ़ें। क्योंकि आप अगर स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे ना तो आपका पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसी में हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे और स्माइल करते रहेंगे ना तो आपका पास होना ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। रियली बता रहा हूँ, पास होने के लिए 2 चीज़ें लगती, एक है मेहनत, दूसरा है खुशी। खुशी से पढ़ो, बिल्कुल आराम से, रिलैक्स माइंड से, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। कान में लीड लगाओ मेरे भाइयों, कान में लीड लगाओ और आराम से इस प्रवचन का मजा लो, आराम से पास हो जाएगा। मैं हूँ ना, आराम से आप 4-5 बार आप पढ़ो, 4-5 बार इस वीडियो को देखो, मैं हूँ आपके साथ बैठा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में पूछो, पर्सनली पूछो, उसके बाद अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट हाँ, रिलैक्स माइंड होना इस स्टेज में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप दोबारा चेहरे पे स्माइल रखो, थोड़ी सी प्यारी सी स्माइल रखो और एक बार ना प्लीज़ इस इलस्ट्रेशन नंबर 4 को देखो दोबारा। आ जाओ। या आप बोलोगे सर हमने तो देख रखा है। जी हाँ, इसमें बस एक छोटी सी गलती क्या हुई थी कि अमिता लिमिटेड हैज़ एन ऑपरेटिंग इनकम ऑफ EBIT हमें दे रखा है सर 5 लाख, अच्छी बात है। द फर्म कॉस्ट ऑफ डेट सर हमें क्या दे रखा है सर, ये दे रखा है सर हमें KD। क्या दे रखा है सर, KD। द करेंटली फर्म एम्प्लॉइज 15 लाख ऑफ डेट, ये सर हमें क्या दे रखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। क्या बोला, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ठीक। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 15%। अब यहाँ पे बच्चों ने क्या करा, इसको KE ले लिया, जबकि ये गलत है, ये KE नहीं है, ये फर्म बोला है, ये आपका होता है KO,
ठीक है, ये के ओ है ना कि के ई। हमने ऊपर अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखा, 2 देखा। आयशा ने क्या बोला, चलो बच्चों के साथ प्रैंक किया जाए। उन्होंने इसी सेम फॉर्मेट को रखा और उसने बस एक वर्ड चेंज कर दिया, इक्विटी की जगह फर्म लिख दिया और ये के हो गया, और इसी के साथ साथ सबका आंसर गलत हो गया। स्टार्टिंग में टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हो मेरे को बताओ। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। सर यही करते हो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। यहीं पे बच्चों ने गलती कर दी, यहीं पे मार्क्स गवा दिए, पूरा का पूरा आंसर गलत हो गया। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे। सर वो आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के ई। यहाँ पे के ई बच्चों ने 15% पुट कर दिया, 15% पुट कर दिया, नहीं करना था, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमें गिवन था क्वेश्चन में, ये डेट गिवन था क्वेश्चन में, दिस इज गिवन। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, के ओ दे रखा है। क्या वैल्यू ऑफ फर्म आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, EBIT डिवाइडेड बाय के ओ। EBIT सर आपको दे रखा है 5 लाख, डिवाइडेड बाय 15% कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। बस ये छोटी सी गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि आप लोग रिलैक्स रह नहीं पा रहे हो, आप परेशान हो। आप परेशान मत हो, इधर देखो, मत हो परेशान, कुछ नहीं रखा परेशान होने में, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए क्या करना होता है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट करना होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट गिवन इन क्वेश्चन है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, ई अपॉन में के ई। लेकिन हमें टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का एक फॉर्मूला पता होता है, EBIT अपॉन में के ओ। कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म के लिए तो हम क्या करेंगे, EBIT दे रखा है 5 लाख रुपये, के ओ दे रखा है 15%, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे 5 लाख डिवाइड बाई 15%, 33,33,333 आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान था। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट का आप माइनस कर दोगे, ऑब्वियसली सर आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जाएगा। ऑब्वियसली सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में से अगर डेट की वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालते हो, क्यों निकालना है सर, आपको के ई निकालना है। के ई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय के ई, वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो आपसे इसका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। पहले निकालते हैं EAE, तो EBIT आपको गिवन है 5 लाख, इंटरेस्ट माइनस करेंगे 1.5 लाख, ठीक है। 15 का पर लाख का 10%, 1.5 लाख, EAE आ जाएगा 3.5 लाख रुपए। अब आपको पता है सर KE कैसे निकालोगे, सर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर सर अभी के अभी सर आपने निकाला है सर 3.5 लाख रुपए, डिवाइड करा 18,33,333 से आपका आंसर है 19.09, ठीक है। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 को, ठीक है। आप 2 मिनट का ब्रीथर ले और एक मेरी बात माने, एक ना एक छोटा सा चीज़ आप करें, इंडेक्स बनाएं, इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या बोला मैंने, इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस बनाएं, ठीक है। अपने सराउंडिंग में देखें कि आप क्या कर सकते हैं 5 मिनट में खुश रहने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। आपके पास इंटरनेट है सर, आपको अगर कोई कॉमेडी देखना हो, स्टैंड अप कॉमेडी देखनी हो, कोई भी देखना हो, 2 मिनट देखें, अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों से 2 मिनट के लिए बातें करें इस ब्रेक में। मेरे को मैं कहूँगा 2 मिनट के लिए प्लीज़ बातें करें अपने, अगर आप डिप्रेस्ड है, परेशान है, तो 2 मिनट प्लीज़ निकाल के बातें करें अपने दोस्तों के साथ, उनको हाय लिख के भेजें। अगर वो याद नहीं करते हैं, आप याद करें, इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस है आपकी ये सब। अपने पेरेंट्स से बात करें, अगर आप यहाँ पे पीजी में रह रहे हैं तो 2 मिनट ब्रेक लेके अपने पीजी में अपने पेरेंट्स के साथ बात करें और उनको भी बताएं कि सर पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आप बेफिक्र हैं, इस बार पास हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा सर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिलते हैं इस 2 मिनट के एक इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस, आप अपनी लिस्ट बनाएं और एक प्यारी सी स्माइल के साथ मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। मज़ा आएगा। नीचे कमेंट में बताएं आपने क्या करा जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आई है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं, काफ़ी ईजी है। अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल, दोनों कंपनी आइडेंटिकल है एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब क्या बोला, अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आइडेंटिकल है, सेम प्रोजेक्ट है, सेम इनकम है, बट कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि दोनों कंपनी फाइनेंस कैसे है। अल्फा लिमिटेड हैज़ 50% डेट है और 50% इक्विटी है, एंड बीटा लिमिटेड हैज़ 20% डेट है एंड 80% इक्विटी है। ऑल द परसेंटेज आर इन द मार्केट वैल्यू टर्म्स, मतलब कि जब ये परसेंटेज निकाली होगी तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को कंसीडर करा होगा और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को कंसीडर करा होगा, उसके बेसिस पे परसेंटेज निकाल लिया। और आपको पता है वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट।
अगर मेरे को वैल्यू ऑफ फर्म पता चल जाती है, अगर मैं उसको वैल्यू ऑफ फर्म पता जाती है उसका, अगर मैं 50% कर दूंगा तो अल्फा लिमिटेड के मार्केट वैल्यू ऑफ डेट का पता चल जाएगा। अगर उसका 50% कर दूंगा तो उसके मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का पता चल जाएगा। बीटा लिमिटेड के केस में अगर मैं उसके 20% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगा एंड 80% में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। द बोरिंग रेट दे रखा है 8%, मतलब केडी दे रखा है आपको 8% एंड नो टैक्स वर्ल्ड, मतलब कि टैक्स जीरो है। कैपिटल मार्केट आर अज्यूम टू बी परफेक्ट है, ठीक है। नीचे आ जाओ, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते सबसे पहले। इफ़ यू ओन 2% ऑफ द शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड, अगर आप 2% अल्फा लिमिटेड का ओन करते हैं, डिटरमाइन योर रिटर्न, आपका रिटर्न कितना होगा। सर रिटर्न कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो ओवरऑल रिटर्न तो निकाल लो। मैंने क्या बोला, 2% निकालना है आपका, आपने इक्विटी होल्ड कर रखा है तो आपका रिटर्न कितना होगा। पहले आप क्या करोगे, पहले ओवरऑल कंपनी कितना कमा रही है पहले वो निकाल लो, उसका 2% करोगे जब ही आपका रिटर्न निकलेगा, ठीक है। मतलब पहले आपने क्या करा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाला, उसका 2% कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका रिटर्न आ जाएगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम बोल रखा है 3,60,000 एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट KO बोल रखा है, ध्यान से पढ़ना, KO इज 18%। क्या मार्केट वैल्यू ऑफ अल्फा आ जाएगा, जी हाँ जी सर, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 18% कर लेंगे, आपका मार्केट वैल्यू ऑफ अल्फा लिमिटेड आएगी। कैलकुलेशन द इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न बहुत आसान है, वो निकाल लेंगे। बीटा लिमिटेड हैज़ द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम, दोनों आइडेंटिकल थी तो ऑब्वियसली नेट ऑपरेटिंग इनकम सेम ही होना था। तो कैलकुलेट करना है इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न और एनालाइज करना वाई इट इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली सबसे पहले वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ द कंपनी के दो कंपोनेंट होते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 50% है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 50% है। वैल्यू ऑफ अल्फा लिमिटेड के लिए हमने अभी डिस्कस करा था, नॉट ऑपरेटिंग इनकम या EBIT जिसको बोलते हैं, डिवाइडेड बाय KO कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ अल्फा लिमिटेड। वैल्यू ऑफ अल्फा लिमिटेड कैसे निकालोगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम या EBIT जो हमें दे रखा होता है उसको डिवाइड बाय KO कर दोगे, ओवरऑल कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट जिसको बोलते हैं उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द कंपनी आ जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही अभी डिसाइड करा था कि 50% तो इक्विटी का पोर्शन है, 50% ऑफ डेट, तो मतलब 20 लाख का अगर आप 50% कर दोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, और उसका 50% कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगा। जी हाँ, जैसा आप बता रहे बिल्कुल सही बता रहे, 50% इक्विटी का 50% ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा कर दोगे तो आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा कर दोगे तो वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगा एज पर द रेशो गिवन अबव। अब पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें निकालना था कि आप 2% इक्विटी होल्ड करते तो आपका रिटर्न क्या होगा। तो सिंपली क्या करना है, हमें निकालना है कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिटर्न आ जाएगा। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखा 3,60,000 और आपको बोल रखा था और आपने कैलकुलेट करा था 10 लाख वैल्यू ऑफ डेट है, जिसका KD या कॉस्ट ऑफ डेट बात करें या इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो 8% है। तो 10 लाख का 8% करोगे तो 80,000 आएगा। तो आपका क्या आएगा, इसको माइनस करके 2,80,000 आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसका 2% करोगे तो आपका क्या आएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपकी होल्डिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2% के लिए आप कैसे निकालोगे, 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2% 5,600, तो आपका आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर 2% होल्डिंग। आ जाओ, इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न निकालने का आसान फॉर्मूला बहुत आसान है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। अब एक बार और सर मैंने क्या बोला, इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसको IRR बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। कैसे निकालोगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अभी ऊपर ही कैलकुलेट करा है, ये लिखा 2,80,000 रुपये, ये आया 10 लाख रुपये आपने मेरे को कैलकुलेट करके दिया था। वैल्यू ऑफ फर्म का 50% करते हुए 28% आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें बोला था कि वैल्यू ऑफ इक्विटी इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है बीटा लिमिटेड के लिए जब दोनों की इनकम सेम हो, नेट ऑपरेटिंग इनकम सेम हो। क्योंकि दोनों कंपनी आइडेंटिकल थी, दोनों कंपनी आइडेंटिकल थी। अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल। अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड क्या थी, आइडेंटिकल। तो जो इसका मार्केट कैप होगा, इसका जो मार्केट कैप होगा वो बीटा लिमिटेड के बराबर होगा। तो जो मार्केट कैप ऊपर जो हमने निकाला 20 लाख रुपए, तो वही बीटा लिमिटेड का होगा, ठीक है। बीटा लिमिटेड का भी 20 लाख आएगा, लेकिन इसने एक चीज़ बोला था, जो 20 लाख है ना अल्फा लिमिटेड बीटा लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। मार्केट कैप तो सेम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम है, क्योंकि ये दोनों कंपनी क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो सेम है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर जो बोला था जिससे ये लोग फाइनेंस हुए थे वो डिफरेंट था। तो बीटा लिमिटेड के लिए क्या बोला था, इसका 20% क्या है, इक्विटी में, एंड इसका जो 80% है वो किस में है, डेट में।
ठीक है। तो 20 लाख का 20% करोगे तो सर वो आ जाएगा 4 लाख, 80% करोगे तो कितना आएगा सर 16 लाख रुपए। एंड वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, कंपनी आइडेंटिकल है। तो टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी अगर हम बात करें तो वो आएगा 20 लाख रुपए, जो कि अल्फा लिमिटेड का ही था। और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, अच्छा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बोल रखा है 20%, तो यहाँ मैं करेक्ट कर लेता हूँ इसको, डेट है ये 20%, ना कि इक्विटी है, डेट है। एंड 80% क्या था, इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी कितना है सर 16 लाख आएगा, एंड डेट कितना है सर वो 4 लाख आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द बीटा लिमिटेड इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ अल्फा लिमिटेड है, तो 20 लाख ही रहेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालोगे, 20 लाख का 20% 4 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे, 20 लाख का 80% 16 लाख आ जाएगा नीचे। अब हमें क्या निकालना है, इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न। इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना होगा। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको दे रखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखा है 3,60,000 रुपये, इंटरेस्ट माइनस कर लोगे 32,000 रुपये, तो आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा 3,28,000 रुपये। इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, नीचा आंसर आ जाएगा 20.5% आ जाएगा आपका आंसर। एक बार इसको देख लो, अच्छे से समझ लो, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन है अगला, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस पे सर आपके हंसता हुआ चेहरा तो दिखना ही चाहिए सर। क्यों, क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसको छोड़ना मतलब अपने आप से खिलवाड़ करने का है। 2 मिनट का ब्रीथर लेना, ले लो, जो करना है कर लो। ठीक है, स्टॉप करना है वीडियो, स्टॉप करो और दोबारा आ जाओ। अब क्या बोला है, अब क्या बोला है, देयर आर 2 कंपनीज एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड। ठीक है, हैविंग सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एन लिमिटेड और एम लिमिटेड दे रखा है। ठीक है, एन लिमिटेड और क्या दे रखा है, एम लिमिटेड दे रखा है। दोनों का सर क्या है, EBIT की अगर मैं बात करूं, तो 20,000 दे रखा है, तो 20,000 EBIT दे रखा है। ठीक है, ये दोनों क्या है सर, सेम है। EBIT आपका सेम दे रखा है। ठीक है, एम लिमिटेड इज अ लिवर्ड कंपनी हैविंग अ डेट ऑफ 1 लाख। लिवर्ड कंपनी का मतलब क्या है कि सर आपने डेट ले रखा है। अनलिवर्ड कंपनी क्या होती है, जिन्होंने डेट नहीं ले रखा था। आई रिपीट, लिवर्ड कंपनी उसको बोलते हैं जिसने डेट ले रखा होता है, अनलिवर्ड फर्म उसको बोलते हैं जिसने डेट नहीं ले रखा है। तो एम लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या बोला कि इट्स अ लिवर्ड कंपनी हैविंग अ डेट ऑफ 1 लाख, 7% रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब 7% का आपको ब्याज देना पड़ेगा, आपका कटेगा। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एन लिमिटेड का क्या दे रखा है, KE दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एन लिमिटेड का 10% दे रखा है, एंड एम लिमिटेड का 11.5%। अब आपको क्या बोल रखा है, आर्बिट्राज प्रोसेस बोलना है। तो आर्बिट्राज प्रोसेस कैसे होगा, नीचे आओ। नीचे मैंने आर्बिट्राज के सारे स्टेप लिख रखे हैं। उसको समझने से पहले पूरी एक छोटी वर्किंग होती है। जब भी आप आर्बिट्राज निकाल रहे होते हैं तो पहले लीवर्ड अनलीवर्ड का पहले अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालो, उसके बाद आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो, एंड देन वैल्यू ऑफ फर्म निकालो। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब भी आर्बिट्राज का क्वेश्चन आए तो ये एक फॉर्मेट है, स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इसी में ही आप सॉल्व करना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नीचे मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं आर्बिट्राज को, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और कैसे कैसे निकालना है वो भी मैंने नीचे दे रखा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आर्बिट्राज पूरे प्रोसेस का। एंड आई होप आपने पॉज करके ले लिया होगा। ठीक है, नीचे इसका भी स्क्रीनशॉट, तो ये तो आंसर हो गया। ठीक है, ऊपर आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले आप एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो आप उसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। ठीक है, उसमें कैसे निकालोगे, पहले लिख लेना EBIT दोनों कंपनी का सेम दे रखा है और हमेशा आर्बिट्राज के क्वेश्चन में सेम ही होगा। ठीक है, EBIT नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो 20,000 दोनों कंपनी का है। डेट की अगर बात करें तो एम लिमिटेड लिवर्ड कंपनी है एंड एन लिमिटेड क्या है, अनलिवर्ड कंपनी। तो डेट कितना ले रखा है, एम लिमिटेड ने 1 लाख रुपये ले रखा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने, 11.5% और एन लिमिटेड का है 10%। कॉस्ट ऑफ डेट की बात करें क्योंकि इसने वो लोन ले रखा है तो उसका डेट KD जो दे रखा है 7% दे रखा है। अब क्या निकालना है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालोगे, EBIT दे रखा 20,000 माइनस करोगे इंटरेस्ट, क्योंकि एम लिमिटेड वो
लीवर कंपनी तो डेट माइनस, वो इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस होगा, 1 लाख का 7%, 7,000। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा 13,000। यहाँ पे इन्होंने कोई डेट नहीं रखा तो 20,000 का 20,000 रहेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के। यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आया 13,000, उसको डिवाइड करेंगे के ई से 11.5% से। यहाँ पे आया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ई ए ई 20,000, उसको डिवाइड करोगे के ई से जो कि है 10%। इतना होने के बाद आप क्या करोगे? वैल्यू ऑफ फर्म जो ऊपर से बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेट करोगे। मैंने क्या बोला? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेट, ये है 2,13,043। यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आया सर? 2 लाख रुपये आ गया है। अब बात करते हैं आर्बिट्राज स्टेप्स की। आर्बिट्राज का प्रोसेस क्या क्या होता है, ध्यान से इसको देख लो, इसको याद कर लो। सेल ऑफ इक्विटी इन लीवर्ड फर्म, जो भी आपका इक्विटी का पोर्शन जो अभी आपने होल्ड कर रहे हो लीवर्ड फर्म में, वो आप बेच दो। लीवर्ड फर्म क्या होती है? इसमें आपका डेट होता है, एम लिमिटेड है हमारे केस में। लीवर्ड फर्म को जितने डेट ले रखा होता है, तो हमारे केस में क्या थी सर? एम लिमिटेड है, उसके क्या है? होल्डिंग बेच डालो। बोरो करना है फर्म से, कौन से सर? फर्म किससे बोरो करना है? लीवर्ड कंपनी से ही बोरो करना है। पहले सर आप लीवर्ड कंपनी के सारे की सारी होल्डिंग बेच दो, फिर आप बोरो करो लीवर्ड फर्म से और इन्वेस्ट कर दो अनलीवर्ड फर्म से। मैंने क्या बोला? लीवर्ड फर्म की सारी होल्डिंग बेच दो, लीवर्ड कंपनी से क्या करो? उधार ले लो और सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करना है अनलीवर्ड कंपनी में। अब दोबारा लीवर्ड कंपनी की इन्वेस्टमेंट बेच दो, लीवर्ड कंपनी से पैसा और उधार भी ले लो और आपको इन्वेस्ट करनी है अनलीवर्ड फर्म में। एक बार और, लीवर्ड कंपनी के सारे इक्विटी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बेच दो, साथ साथ उधार भी ले लो। मतलब पहले बेच भी दिया, बाद में उधार भी लेना है। उसके बाद अनलीवर्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना है। उधार किसे लोगे सर? ऑब्वियसली लीवर्ड कंपनी जिसने डेट ले रखा है, ऑब्वियसली उसी से लेना है उधार। ऐसे याद करना है, वैसे याद कर लें। आर्बिट्राज गेन कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपने इन्वेस्ट किस में करा है सर? इन्वेस्ट करा है अनलीवर्ड फर्म से। आपने इन्वेस्ट किस में करा है सर? अनलीवर्ड फर्म में। तो रिटर्न सर कहाँ से आएगा सर? अनलीवर्ड फर्म से ही तो आएगा, है ना। अगर इन्वेस्ट अनलीवर्ड फर्म में करा है तो वहीं पे रहेगा। और इंटरेस्ट किसको दोगे? जहाँ से आपने बोरो करा है। बोरो किससे करा है? लीवर्ड फर्म से करा है, तो वो इंटरेस्ट माइनस कर दो। लॉस्ट इनकम फ्रॉम द लीवर्ड फर्म। लॉस्ट इनकम क्या है कि अगर आप लीवर्ड फर्म में ही इन्वेस्ट रखते तो आपको कितना रिटर्न मिलता? मतलब मैंने क्या बोला? अगर 10,000 रुपये अगर आपने लीवर्ड फर्म में लगा रखा था एम लिमिटेड का, तो सर आपको रिटर्न तो मिल रहा था ना सर 1150। ऐसा तो नहीं था कि आप खाली बैठे हुए थे। अगर आइडल कैश पड़ा होता तो हम बोलते जीरो, लेकिन आइडल कैश तो पड़ा नहीं था, उससे आपको रिटर्न तो मिल रहा था ना। आपको तो ये देखना है कि एक्सेस कितना कमाया। मैंने क्या बोला? एक्सेस कितना कमाया? एक्सेस कमाया था तो उसके लिए कैसे निकालोगे? जब तक आप माइनस नहीं करोगे कि पहले एग्जिस्टिंग रिटर्न कितना कमा रहे थे, तो एग्जिस्टिंग रिटर्न माइनस करना बहुत ज़रूरी है। अभी दोबारा रिटर्न फ्रॉम अनलीवर्ड फर्म, जहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट करा है वो सारा का सारा, इंटरेस्ट पेड जो भी आपने मनी बोरो करा है वो, और लॉस्ट इनकम फ्रॉम लीवर्ड फर्म जितना आप ऑलरेडी अर्न कर रहे थे वो माइनस करना है। नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे एक आपको हाइपोथेटिकली सिचुएशन लेनी होगी कि आपने 10% एम लिमिटेड में लगा रखा था। 10% इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। क्योंकि अभी हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल दी, तो 1,13,043 का 10% करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपकी होल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी 11,304, जितना आपके पास कैश आ जाएगा। बोरो करोगे 10% फ्रॉम द लीवर्ड फर्म 10,000। ठीक है, 1,00,000 का 10% करोगे तो सीधा 10,000 आ जाएगा। टोटल अवेलेबल फंड कितना आ जाएगा सर? 21,304। मैंने क्या बोला सर? आपकी सर जो है होल्डिंग 10% है, 10% होल्डिंग है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ही बेचोगे। मैंने क्या बोला? दोबारा सुनिए, 10% की आपकी होल्डिंग है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसका 10% करोगे, 1,13,043 का 10%, तो आपका क्या आ जाएगा? कैश इन हैंड आ जाएगा, जितना आपको इन्वेस्टमेंट बेचने पे मिला। 10% बोरो करने के लिए कहा था, तो 1,00,000 रुपये का सीधा 10% बोरो करोगे, क्योंकि आपको सर फेस वैल्यू पे बोरो करना होगा, तो सीधा का सीधा 10,000 ही आपका आंसर आएगा। 10,000, क्योंकि आप बोरो जो करोगे वो उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे नहीं था, वो आपके जो फेस वैल्यू जो 10 होते हैं उसके अकॉर्डिंगली बोरो करना होगा 1,00,000 का। ठीक है, तो उसका हम 10% करेंगे तो 10,000 आएगा। ये सारा का सारा पैसा आप क्या करोगे? इन्वेस्ट कर दोगे। इन्वेस्ट किस में करोगे सर? आप इन्वेस्ट करोगे अनलिमिटेड में। अनलिमिटेड में सर कितना इन्वेस्ट करोगे सर? 10% करोगे, जो है 2,00,000 रुपये का 10% करोगे तो 20,000 आएगा। तो सर आपके पास एक्सेस या सरप्लस कैश कितना है सर? ऊपर सर हमारे पास 21,304 आता है सर इक्विटी पोर्शन बेचने के बाद, साथ साथ बोरो करने के बाद। हमने कितना इन्वेस्ट करा? जस्ट 20,000 रुपये, और हमें कितना मिलेगा सरप्लस कैश? 1,304, मतलब अभी कैश 1,304 रुपये बचा हुआ है।
अब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का सर बहुत आसान तरीका है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और आपकी मल्टीप्लाई कर दोगे होल्डिंग को तो आपका आंसर आ जाएगा। सर हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इन केस ऑफ एन लिमिटेड सर कितना दे रखा था? इन एन लिमिटेड आई थिंक अब ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालेंगे सर? पहले तो हमें क्या है सर, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना होगा सर हमें, जो हमने अनलिवर्ड फर्म में हमने इन्वेस्टमेंट करा तो हमने कितना कमाया? अनलिवर्ड फर्म कौन सी थी सर? एन लिमिटेड की अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी थी सर? 20,000 का सर सीधा हम करेंगे 10%, तो 2,000 का हमें क्या मिला? रिटर्न ऑन इक्विटी मिला हमारी इन्वेस्टमेंट में, अनलिवर्ड कंपनी में इन्वेस्ट करके। अब हमें क्या है, इंटरेस्ट पे करेंगे लिवर्ड कंपनी से जितना हमने बोरो करा था, ठीक है। लिवर्ड कंपनी से जो हमने बोरो करा था सर, हमने कितना बोरो करा था सर? हमने करा था 10,000 रुपये। सर हमने कितना बोरो किया था सर? 10,000 रुपये बोरो किया था, ठीक है। 10,000 का 7% करेंगे तो कितना आएगा सर? 700 रुपये आएगा। तो ये कैसे हम माइनस कर दोगे? माइनस करोगे तो सर आपका सर कितना आएगा सर? 1,300 रुपये बचेंगे। 1,300 रुपये बचेंगे। अब ये 1,300 रुपये जो बचे हैं ये तो आपको रिटर्न आ गया, लेकिन एक ट्रिक है इसमें। अब क्या था? अपॉर्चुनिटी लॉस, क्योंकि आपने एम लिमिटेड में ऑलरेडी पहले भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था। एम लिमिटेड में सर कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा था सर? लेट से आपने 10% हमने इन्वेस्ट कर रखा था, वही सेम होल्डिंग थी, सेम इन्वेस्टमेंट थी, सेम प्रोपोर्शनेट जितना आपने एम लिमिटेड में कर रखा था उतना ही आप एन लिमिटेड में ऑब्वियसली कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप आर्बिट्रेज गेन एंड लॉस निकालेंगे। अब एम लिमिटेड में सर अर्निंग अवेलेबल सर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए सर कितना था सर? वो था सर 13,000। इसका सर 10% करोगे तो सर आपको जो गेन होता था वो सर कितना होता था? अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हुआ सर? 1,300। मतलब आपको पहले भी 1,300 का गेन हो रहा था, ठीक है। आपको तो एक्सेस निकालना है ना, आपको भी एम लिमिटेड में जब पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा तो सर आपको 1,300 रुपये का गेन तो हो ही रहा था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर आपको कितना माइनस करना होगा सर? यहाँ पे सर 1,300 रुपये माइनस करोगे। 1,300 रुपये माइनस करोगे तो सर जो आपका जो रिटर्न आया वो आ गया 0। लेकिन वी स्टिल हैव एन एक्सेस मनी। सर हमारे पास एक्सेस मनी अभी ऑलरेडी पड़ा हुआ 1,304 रुपये। इसका मतलब है वी आर इन बेटर पोजीशन, ठीक है। मैंने क्या बोला? आर्बिट्राज का प्रोसेस एक बार देखिए। आर्बिट्राज का प्रोसेस क्या होता है कि आपको इक्विटी बेचना है लिवर्ड फर्म में एंड बोरो करना है लिवर्ड फर्म से ही, एंड सारा का सारा पैसा आप किस में इन्वेस्ट कर दोगे? अनलिवर्ड फर्म में, ठीक है। अब आर्बिट्राज गेन एंड लॉस कैसे निकालोगे? क्योंकि आपने अनलिवर्ड फर्म में इन्वेस्ट करा तो उसका रिटर्न ले लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जितना भी आपने बोरो करा उस पर इंटरेस्ट कितना पे करें। लॉस्ट इनकम फ्रॉम द लिवर्ड फर्म, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिवर्ड फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखा था 10% के अकॉर्डिंग, तो उसका जो आपको पहले भी गेन हो रहा था वो माइनस कर दोगे, तभी आपका एक्सेस इनकम या गेन का लॉस का पता चलेगा, ठीक है। अब इसका हमने कैसे सॉल्व करना है? पहले आपको हाइपोथेटिकली सोचना है कि आपने 10% इन्वेस्टमेंट कर रखा है एम लिमिटेड में, तो 10% ही आप एन लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे। मैंने क्या बोला? 10% आपने एम लिमिटेड में ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर रखा था, तो एन लिमिटेड में भी 10% ही आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ऊपर आ जाए, एन लिमिटेड का मेरे को एक चीज़ बताओ, मार्केट कैप कितना है सर? 2 लाख रुपये है मार्केट कैप सर। कितना है सर? 2 लाख। इसका 10% करोगे तो सर कितना आएगा सर? 20,000 रुपये आएगा सर। 20,000 रुपये आएगा। मैंने क्या बोला सर? मार्केट कैपिटल सर हमारा सर एन लिमिटेड का कितना है सर? 2 लाख। तो हमें 20,000 तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा सर, ठीक है। पहले हम 10% के हिसाब से बोरो कर लेते हैं। 10% के हिसाब से बोरो करा एम लिमिटेड का। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना सर? 1,13,043। इक्विटी की वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। जो आप क्या है किसका बोरो करेंगे? ये इक्विटी, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी 1,13,043 था। इसका 10% क्या है? आप बेचोगे अपनी होल्डिंग। 1,13,043 का 10% करोगे तो 11,004 रुपये आएगा, ठीक है। और बोरो सर किसका करोगे? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट का। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है सर? 1 लाख रुपया। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट का अगर 10% करोगे तो कितना आएगा? 10,000 रुपये आएगा, क्योंकि सर आपको सेम प्रोपोर्शन में ही तो बेच पाओगे। सर आपके पास सर कितना है? 10% की ही होल्डिंग है, तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो आया है 1,13,043 उसका ही 10% बेच पाओगे। और 10% बोरो किसका कर पाओगे? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट का। दैट इज द ट्रिक। आपको 1,13,043 का 10% बेचना होगा और 1 लाख का जो डेट का मार्केट वैल्यू है उसका आपको बोरो करना होगा। नीचे आ जाओ, ठीक है। ये बोरो करा तो टोटल हमारे पास फंड कितना है सर? 21,304। अब इन्वेस्ट करोगे अनलिमिटेड में 20,000 रुपये। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट कैप ही 2 लाख रुपये आया, तो उसका 10% इन्वेस्ट करोगे 20 लाख रुपये, तो आपके पास एक्सेस कैश आया 1,304 रुपये। अब आपको रिटर्न निकालना है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालोगे सर? आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालोगे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फॉर अनलिमिटेड इंटू में होल्डिंग जो आपकी थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से 10% का रिटर्न है, तो 2,000 रुपये आपको रिटर्न आ गया है। आ जाओ।
अब इंटरेस्ट पेड जो हमने एम लिमिटेड को करा 700 वो माइनस कर दोगे तो आपको पता चला 1300 रुपये का नेट इनकम आया था, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ क्योंकि आपने एम लिमिटेड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा था, जो बेच के आपने इन्वेस्ट किया। तो एम लिमिटेड में भी आपको 1300 का ही गेन आ रहा था, तो नेट में जो आपको गेन आया वो आया 0। लेकिन आपके पास अभी भी एक्सेस कैश पड़ा है 1304 रुपये का, तो इसका मतलब है हम बेटर पोजीशन में, हमारे पास एक्सेस कैश आया 1304 रुपये का, तो ये आपका क्या रहेगा, गेन रहेगा। ठीक है, आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 10। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आपको क्या बोला हुआ है कि ब्लू लिमिटेड एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, इस कंसिडरिंग टू रिपर्चेज द 275, क्या बोल रहा है, एम लिमिटेड इक्विटी फाइनेंस कंपनी इज कंसिडर्ड टू रिपर्चेज 275 लाख ऑफ इक्विटी शेयर एंड टू रिप्लेस इट विद द 15% डिबेंचर्स। मतलब 275 लाख रुपए की ये इक्विटी शेयर खरीदना चाहते हैं और 15% का डिबेंचर से उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। मतलब 275 लाख आपने क्या करे, परचेज कर लिया इक्विटी शेयर होल्डर से, ठीक है, रिपर्चेज करे, लेकिन रिपर्चेज करने के लिए वो पैसा कहाँ से लिया, वो लिया डेट से। मतलब कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आप चेंज करें। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर बोलता था सारा का सारा इक्विटी ही है, लेकिन अब ये इक्विटी से नहीं रखना चाहते, बोले थोड़ा बहुत डेट भी होना चाहिए। तो 275 लाख रुपए क्या करा, इक्विटी शेयर होल्डर से मंगवा लिए, बोले आजा, लेकिन उनको 275 लाख रुपए देने के लिए उसने क्या करा, डेट से पैसे मंगा लिए। डेट आजा 275 लाख रुपए डेट से आया, वो 275 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया और अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। ठीक है, द सेम अमाउंट। करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी दे रखा है 1750 लाख एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है वो 20% है। कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन फ्यूचर ईयर्स। मतलब कि अगर आपने फाइनेंसिंग भी अगर चेंज कर लिए तब भी इसका मतलब ये नहीं कि EBIT में कोई डिफरेंस आया। सर आप कोई कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करें, कोई मार्केटिंग में एक्सपेंस नहीं करें ना किसी प्रोजेक्ट में, तो EBIT के बारे में आप सोचिएगा नहीं कि वो चेंज हो रहा है। इसमें क्वेश्चन ने भी साफ बोल दिया कि EBIT भी फ्यूचर में जो होगा वो सेम ही होगा। मतलब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में 275 लाख रुपये अगर डेट आ भी जाते हैं तब भी आपके EBIT में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। द कंपनी आल्सो हैव द पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटायर अर्निंग एज अ डिविडेंड। सारा का सारा पैसा डिविडेंड में लगा देती है। इसका मतलब है कि जो अर्निंग बचता है ना वो अपने फ्यूचर ग्रोथ पे तो लगा नहीं रही है, इसलिए EBIT सेम है। वो कंपनी ने खुद ने बोल दिया कि भाई मेरा EBIT सेम है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 275 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर को वापस करा, उसको वापस करने के लिए पैसा हमने डेट से मंगाया। इसका मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करा। जो डेट पे जो हम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, KD जो दे रहे हैं वो 15% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है 20%। जो भी इनको जो बचता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बचता है वो सारा का सारा क्या करते हैं, डिविडेंड में बेच देते हैं। ठीक है, अज्यूमिंग द कॉर्पोरेट टैक्स बोल दिया सिटी की आपको 30% है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी करना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है सबसे पहले तो सर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही निकालते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आपको दे रखा है KO दे रखा है सर 20% का। ठीक है, तो हम पहले से K ही निकाल लेते हैं, वो सबसे आसान पड़ेगा। इधर हो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सर हमें क्वेश्चन में गिवन था। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, EI अपॉन में K। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको क्वेश्चन में गिवन था 1750 रुपये। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हम निकाल लेते हैं, जो कि हमें गिवन नहीं है। KE हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दे रखा है 0.20 जो हमें दे रखा है। तो 1750 का अगर 20% करोगे 350 लाख रुपये आपका आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अगर मैं EBIT की अगर मैं बात करूँ तो EBIT सर कैसे निकालोगे? सर EBIT कैसे निकालोगे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जिसको हम अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो हमने निकाला 350 लाख रुपए, उसको डिवाइड कर लोगे 1 - T से, तो आपका क्या आ जाएगा सर, EBIT आ जाएगा 500 लाख रुपए। अब नीचे हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने एक चीज़ बोल रखी थी सर, जो EBIT आर एक्सपेक्टेड टू सेम इन द फ्यूचर ईयर आफ्टर द चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एज वेल। जो हमने अभी EBIT निकाला दैट इज 500 लाख विल बी द सेम फॉर फ्यूचर ईयर वैन द कंपनी फाइनेंस थ्रू इक्विटी एंड डेट एज वेल। मतलब कि जब अगर कंपनी ने इक्विटी एंड डेट से फाइनेंस भी कर लिया अपने आप को, तब भी सर हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या रहेगा सर, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई तो चेंजेस आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो 500 लाख रुपए EBIT सेम रहेगा। जब आपने इक्विटी से फाइनेंस करेगा तब भी आपकी अर्निंग EBIT 500 ही थी, जब इक्विटी एंड डेट आया तब भी आपका 500 ही है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, आपको अब इंटरेस्ट ऑन डेट देना पड़ रहा है 15% के हिसाब से। 275 लाख का 15% 41.25 आपको माइनस करोगे तो इक्विटी एंड डेट के केस में सो EAE आया है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो गिर गया है। वो कितना गिरा है सर, वो गिर के सर आ गया है 458.75। ऑल इक्विटी केस में सर कितना है, 500 लाख रुपये। टैक्स हम माइनस करेंगे 30% सीधा आएगा 350, 321.12। ठीक है,
अब आपको ये पता चल गया है, अर्निंग आफ्टर टैक्स पता चल गया है, EBIT निकाल लिया है। सर क्या मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी निकाल लोगे? मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी का फॉर्मूला चेंज होगा, क्योंकि आपको MM थ्योरी लगानी है, तो उसके अकॉर्डिंगली MM थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर मार्केट वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म निकाल रहे हो तो मार्केट वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म में प्लस में टैक्स एडवांटेज ऐड कर दोगे। मैंने क्या बोला? वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म निकालने के लिए वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस में टैक्स एडवांटेज आपको ऐड करना होगा। सर टैक्स एडवांटेज क्यों ऐड करना होगा? क्योंकि सर आपने अब वही सेम प्रोपोर्शनेट में आपने उधारी लिया था, बट उससे आपका जो टैक्स आप दे रहे थे उसमें सेविंग हुई है, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म जो हमने ऊपर देखा था वो जो क्या था, यहाँ पे आ जाओ, 1750 रुपये, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, उसमें आपको क्या करना होगा यार? टैक्स एडवांटेज बिकॉज ऑफ यू हैव बोरो सम मनी फ्रॉम द आउटसाइडर डिबेंचर, तो उसमें जो टैक्स एडवांटेज हो रही है उसको आपको क्या करना होगा? वो आपको एड बैक करना होगा। 275 इंटू में 0.3, तो आपको क्या आएगा? 1832.50। तो चेंज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ? सर 1832 माइनस 1750 कर लोगे, 82.50 लाख का आपको एक गेन हुआ। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू कितना हुआ सर? 82.50। एक बार इस पहले वाले पॉइंट को एक बार आप देख लो अच्छे से। क्वेश्चन में क्या बोल रखा था सर? EBIT फ्यूचर ईयर्स में सेम ही रहने वाला है। EBIT निकालने के लिए सर सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पता होना चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1750 रुपये। उसका फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय KE। तो सर हमने 1750 इंटू में सर 0.20 करा था, 350 सर हमें पता लगा अर्निंग आफ्टर टैक्स या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हमें दे रखा 350 रुपये। अब हमें क्या निकालना है? EBIT निकालना है। EBIT निकालने के लिए सर हम कैसे करेंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स जो हमें दे रखा था सर उसको डिवाइड कर लेंगे 1 - T से। 1 - T से करेंगे तो सर आपका क्या आ जाएगा? सर आपका आ जाएगा 500। सर आप बोलोगे सर आपने तो इंटरेस्ट ऐड ही नहीं करा। कमाल की बात तो ये है सर, अभी तक तो हम क्या है प्रीवियस कर रहे हैं, जब हमने अभी तक फाइनेंस फ्रॉम डेट करा ही नहीं था। ठीक है, फाइनेंस फ्रॉम डेट नहीं करा था हमने, पहले वाले जो ब्रैकेट में थे ना स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंगली हमने निकाला, क्योंकि दोनों फर्म का EBIT सेम होने वाला है। और हमें जो मार्केट कैप दे रखा था वो कैसे दे रखा था? बिफोर फाइनेंसिंग दे रखा था, आफ्टर फाइनेंसिंग नहीं दे रखा था। हमेशा इसमें बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमें तो इसमें इंटरेस्ट ऐड बैक करोगे। इंटरेस्ट क्यों ऐड बैक करोगे? सर आपको अभी बता रखा है, ऑन दैट सेम प्लेस बता रखा है कि सर हम परचेज करने जा रहे हैं, करा नहीं है, करने के बाद नहीं बोला कितना है, और आप पहले वाला मार्केट कैप नहीं, उसने बोला कि हम परचेज करने जा रहे हैं तो हमारा मार्केट कैप कितना चेंज होने वाला है। ठीक है, तो आपको पहले का मार्केट कैप दे रखा है, एग्जिस्टिंग मार्केट कैप दे रखा है। ठीक है, अगर आपको बाद का ही मार्केट कैप दे रखा होता तो सर ये क्वेश्चन बनता ही क्यों? समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आपको EBIT आएगा सीधा। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड में 1 - T करा तो EBIT आएगा, आपको इंटरेस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आ जाए, क्योंकि EBIT दोनों में सेम रहने वाला है फ्यूचर ईयर्स में, मतलब कि अगर आपने ऑल इक्विटी से फाइनेंस हो या इक्विटी प्लस डेट से, लेकिन आपका EBIT सेम ही रहेगा। इसमें आप जब आपने इक्विटी एंड डेट भी ले लिया, मतलब डेट ले लिया, तो उस पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 41.25 का। तो आपका सर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है 458.75। अब इस पर टैक्स माइनस कर दो, टैक्स माइनस करने के बाद यहाँ पे ऑल इक्विटी में 350, इसमें 321.12 आ जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कैसे निकालोगे? मार्केट वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म प्लस में टैक्स एडवांटेज जो भी आपको हुआ है सर वो ऐड बैक कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ चेंज इन मार्केट वैल्यू सर कैसे होगा? 1832 जो आपका एग्जिस्टिंग मार्केट कैप आया है, मतलब आफ्टर फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद उसमें 1750 माइनस कर दोगे, 82.50 लाख का आपको क्या होगा? इंक्रीज इन मार्केट कैप हो जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए सर फॉर्मूला क्या रहेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म माइनस में इक्विटी रिपर्चेज। मैंने क्या बोला? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म माइनस में इक्विटी रिपर्चेज। सर ऑब्वियसली सर फर्म का जब भी हम बात करते हैं, फर्म का जब मार्केट वैल्यू निकालते हैं तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, इक्विटी इंटू प्लस में डेट। ठीक है, अगर हमें को इक्विटी का निकालना है तो इक्विटी का निकालने के लिए क्या करोगे? सर फर्म जो की मार्केट वैल्यू थी उसमें से सर क्या माइनस कर दोगे? सर डेट का प्रोपोर्शन माइनस कर दोगे, तो सर आपका क्या आ जाएगा? सर इक्विटी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। वही चीज़ इसमें बोल रखा है सर, मार्केट वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म अगर आप माइनस कर दोगे इक्विटी रिपर्चेज तो आपका क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म कितना ऊपर हमें निकालता है? 1832.50 माइनस में करा इक्विटी रिपर्चेज तो आपका आ गया 1557.50। ठीक है, नीचे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू में 100। ठीक है, अभी आपको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, आपने ऊपर देखा कि जब आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 321.12। जब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली सर आपका KE कितना होना चाहिए?
उसके लिए हम क्या करेंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू में 100। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कितना है सर, 321.12। हमेशा याद रखिएगा जो आप निकाल रहे हैं हर चीज़ें अब कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद निकाल रहे हैं, ठीक है। 321.12 डिवाइडेड बाय 1557 इंटू में 100 आया आपका यही कितना 20.62। अब केडी निकालना है क्योंकि सर आपका टैक्स रेट दे रखा है तो 1 माइनस टी करना होगा। इंटरेस्ट क्या है 15%, 1 माइनस टी करा 10.50% आ गया। अब आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे सर, वेट असाइन करना होगा। यहाँ क्या आया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आया, उसको वेट करा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या था सर 1557.50। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है सर 275। वेट्स क्या है 0.85 एंड 10.5 आया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम करें तो कितना आएगा सर, कितना आएगा मेरे को बताओ कितना आएगा सर, वो आएगा 20.62 एंड 0.15 दे रखा है। 17.53 1.5 है और 19.11 कर दिया। शायद यहाँ पे वेट मैंने गलत लिखा हुआ है, 1 मिनट रुके, कैलकुलेटर कहाँ गया, कैलकुलेटर, ठीक है। वेट कैसे निकालेंगे, वेट निकालेंगे 1557 प्लस में 275, 1557 प्लस में 275, 1557 प्लस में 275, ठीक है। तो ये कितना है 1832 आया, 1832। तो 1557 डिवाइडेड बाय 1832 तो ये आया 0.85। तो 0.85 तो यहाँ पे ठीक लिखा है, यहाँ पे आएगा कितना 0.15, यहाँ पे आएगा 0.15, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0.15, ठीक है। 0.15 इंटू में 0.15 करेंगे तो आपका सर कितना आएगा, WACC आ जाएगा कितना आपका आएगा 1.58। यहाँ पे कितना है 17.53। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 19.11 क्या होगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि आपके सेकंड पॉइंट में पूछ रखा था। अब आपसे बोल रखा है कैलकुलेशन करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि क्या है आफ्टर चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनलिवर्ड फर्म सर कितना दे रखा है सर, आपको दे रखा है सर अनलिवर्ड फर्म में सर कितना दे रखा है 0.20। कॉस्ट ऑफ डेट कितना दे रखा है 0.15, ठीक है 0.15। वैसे तो 20.682 निकालने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, नो डाउट ICI पूरे मार्क्स देगा, ICI इस पे भी पूरे मार्क्स देगा, लेकिन पूरे मार्क्स देगा, लेकिन आपको क्या है ना नीचे दोबारा वो स्टेप्स ना अलग से दिखाना पड़ेगा कि इसको थर्ड आंसर है। कभी कभार क्या होता है ना ICI का जो चेकर होता है वो जनरली देखता है कि आपने सेकंड पॉइंट का 1 लिख दिया 2 लिख दिया, लेकिन थर्ड में क्या था आपने ऊपर निकाल रखा है, ठीक है। तो या तो आप लिख दो कैलकुलेटेड अबव और सेम चीज़ नीचे पेस्ट कर दो, या तो जो नीचे एक शॉर्टकट जो फॉर्मूला होता है जो कि ICI ने अपने सजेस्टेड आंसर में दे रखा था, मैंने लिख दिया है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनलिवर्ड फर्म दे रखा 0.20, कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा 0.15। KE का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनलिवर्ड फर्म प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनलिवर्ड फर्म माइनस में कॉस्ट ऑफ डेट इंटू में डेट 1 माइनस में T अपॉन में इक्विटी। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। इससे ही ICI ने अपने सजेस्टेड आंसर में अपना आंसर निकाला था और इसके अकॉर्डिंगली चेकर ने चेक किया था। बाकी ये जो 20.62 है वो ऊपर हमारा सेम इससे मैच होता है, ठीक है। और ये भी ICI ने ही अपने सजेस्टेड आंसर में यही चीज़ लिखा हुआ भी था यहाँ पर ऊपर, तो वही चीज़ मेरे समझ में नहीं आया था। लेकिन हाँ, आपको नीचे अलग से जो थर्ड पॉइंट का जब आंसर निकालोगे तो प्लीज़ चेहरे पे स्माइल रखते हुए प्लीज़ लिख देना दोबारा इस चीज़ को, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। चेहरे पे स्माइल रखते हुए थर्ड पॉइंट का जब आप दोबारा करोगे, ऊपर निकाल रखा होगा लेकिन नीचे लिख के आ जाना फटाफट, गंदी हैंड राइटिंग में ही सही, पूरे मार्क्स लेने के लिए सीधा मैं बता रहा हूँ 1-2 मार्क्स जितनी भी इसकी वैल्यू होगी वो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं दोबारा इसको ना एक बार रिवाइज कराता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले आपको क्या है कि कंपनी क्या है अपना फाइनेंस स्ट्रक्चर चेंज करिए। फाइनेंस स्ट्रक्चर चेंज करने से पहले कंपनी अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की कुछ चीज़ें डिटेल में बताती है कि 15% तो सर हम उधारी में पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन जो करंट मार्केट कैपिटल क्या है 1750 है और EBIT दोनों बार सेम रहेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 20% ही रहेगा, ठीक है। नीचे आ जाओ, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या निकाला है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बिफोर चेंजेस। हमने क्या निकाला है, ये क्या है बिफोर चेंज, ठीक है, ये निकाला है। वो कैसे निकाला सर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दे रखा था 1750, EAE अपॉन में KE करा तो हमारे पास क्या है EAE आ गया 350 लाख। अब क्या निकालना है EBIT कैसे निकालोगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स 1 अपॉन में 1 माइनस में T, ठीक है। और EAT अपना आप बोलोगे सर इसमें इंटरेस्ट एड बैक क्यों नहीं करा, सर आप बोलोगे इंटरेस्ट एड बैक क्यों नहीं करा, सर क्यों, क्योंकि पहले वाले स्ट्रक्चर में आपको डेट था ही नहीं, तो इंटरेस्ट एड बैक नहीं होगा,
ठीक है, इंटरेस्ट एड बैक जैसा कुछ था ही नहीं। सो सीधा EAT 1 माइनस में टी करा, 350 में 1 EAT करा, अपन में 1 माइनस में टी करा, 350 डिवाइड में 1 माइनस 0.3 करा, 500 लाख रुपए आ गया आपका आंसर। सिंस EBIT आर एक्सपेक्टेड टू बी सेम इन द फ्यूचर ईयर्स में भी सेम ही रहेगा, तो 500 लाख और 500 लाख सेम रहेगा। लेकिन फ्यूचर ईयर्स में आपने क्या है, डेट लेगा तो 275 का 15% के हिसाब से, तो 41.25 आप माइनस करोगे। की अगर हम बात करें, वो EBT बात करें, या क्या था EBT अर्निंग बिफोर टैक्स क्या है, 500 रुपया 458। अब इसमें क्या है, टैक्स माइनस करना होगा 150 एंड 137, तो ये क्या है, ये ही आ गया आपका, ये आ गया 350 एंड 321.12, ठीक है। अब क्या मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे निकालोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी जो कि लीवर्ड फर्म है, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी लीवर्ड फर्म का सर एक फॉर्मूला होता है, जब आप स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म प्लस में टैक्स एड चाहिए। मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस में टैक्स एड चाहिए। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म कितना, 1750 रुपये प्लस में 275 इंटू में 0.3 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1832। अब चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी जो है 1832 माइनस 1750 करोगे तो 82.50 लाख रुपये से आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे सर, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी पहले निकालते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैसे निकालोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकालना होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म माइनस में इक्विटी रीपर्चेज। मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म कितना था, 1832 माइनस 275 करा, तो ये क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आया है, ठीक है। अब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के बाद अब क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ऑब्वियसली सर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू में 100। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अभी हमने निकाला है और 321.212 हम ऊपर निकाल चुके हैं, इंटू में 100 करा तो हमारा आया 20.62। अब निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 माइनस में टी। इंटरेस्ट रेट जो हमें दे रखा था वो 15% दे रखा था, 1 माइनस में टी करा तो आया हमारा 10.50। अब हमें निकालना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना, तो कैसे निकालोगे सर, इक्विटी एंड डेट के केस में सर हमें इक्विटी एंड डेट का सर हमें पहले क्या निकालना होगा सर, वेट निकालना होगा। 0.85 एंड 0.15 आया। उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी हमने ऊपर निकाला 20.62 एंड 0.15, उसको सर दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारा WACC आ गया दोनों केसेस में, ठीक है। अब थर्ड केस में क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा हुआ था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने बेसिक से ऊपर निकाला है, क्योंकि ICI के एग्जामिनर बोलता है कि हर स्टेप आपको अलग से लिख के दिखाना होगा। ICI का जो चेकर बोलता है वो आपको हर स्टेप अलग से दिखाना होगा लिखकर। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला है हम याद कर लेते हैं। वो फॉर्मूला छोटा सा क्या है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनलीवर्ड कंपनी प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनलीवर्ड कंपनी माइनस में कॉस्ट ऑफ डेट इंटू में डेट 1 माइनस टी अपॉन में इक्विटी करोगे और आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा जब आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। इसी के साथ मैं बोलूँगा सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। और सर मिलेंगे सर CA फाइनल में, जब तक सर आप क्या करें, हंसते रहें, क्योंकि सर आपका हंस के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ना खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, मज़े में रहेंगे और हंसते रहेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या ही बोले, आपका पास होना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही आसान। तो कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉइंग। मिलते हैं CA फाइनल में, जब तक के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।